हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11th के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह क्लास किन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी, आईएएस, आरपीएससी और बीपीएससी इनकी तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखने के बाद बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी को पूछिए आप, हम आपकी क्वेरी को आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं एवं यहाँ समस्त जीव निर्जीव का निवास है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए सदा से चिंतन का विषय रहा। यह अध्याय पृथ्वी ही नहीं वरन ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सभी खगोलीय पिंडों के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय को प्रश्नों के माध्यम से जानने का एक नया अनुभव हमें प्राप्त होगा और हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, ब्रह्मांड कैसे बना है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम एवं लोकप्रिय मत। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो अपनी विचारधारा है, अपना सिद्धांत है, वह जर्मनी के एक दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट। उन्होंने अपनी अवधारणा को, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया। यानी इमैनुअल कांट ने जो सिद्धांत दिया उसका संशोधित सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी है। निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट का क्या है, परिवर्तित सिद्धांत है और यह लाप्लास ने दी है। किसने दी है, लाप्लास ने। तो निहारिका जो परिकल्पना है वह लाप्लास ने प्रस्तुत की है। इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध रखते थे। तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ है, यह बताती है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने 1900 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसी वजह से तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर पृथक हो गया। जब यह तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य के सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में बदल गया और इसे द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया। द्वैतारक सिद्धांत दिया है चैम्बरलेन व मोल्टन ने द्वैतारक सिद्धांत दिया है। और कब दिया था ये द्वैतारक सिद्धांत, सन 1900 ईस्वी में द्वैतारक सिद्धांत दिया, जो ये कहता है कि सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शिकार के आकार का कुछ पदार्थ जो है वो बाहर निकला और जब वह तारा गुजर गया तो ये शिकार के आकार का जो पदार्थ था ये सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर घूमने लगा, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन अभी तक इतने सिद्धांत आने के बाद भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्था में हुआ है। कैसे कैसे, जैसे सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बहुत छोटे गोले के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे।
जिसका आयतन ज्यादा सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था। इनका आयतन कैसा था? बहुत छोटा था और तापमान और घनत्व इनका अनंत था। और ये सभी पदार्थ जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण थे वो सब एक ही जगह पर स्थित थे, छोटे गोले के रूप में। बिग बैंग थ्योरी अगली बात बताती है कि 3 लाख वर्षों के दौरान बिग बैंग से, यानी अचानक विस्फोट होता है, बिग बैंग का मतलब होता है अचानक बड़ा विस्फोट होता है, तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। बिग बैंग प्रक्रिया में इस अति छोटे गोले रूप में भीषण विस्फोट हुआ और इस तरह से विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई एवं ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। तो ये एक नियम भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होती है? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, आकाश गंगा को असंख्य तारों का समूह कहा जाता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतनी तेजी से होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के मध्य हो सकता है। देखिए, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष का अर्थ यह है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है उतनी दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और सामान्यतः तारों के बीच जो दूरी को मापन की इकाई माना जाता है वो किसे माना जाता है? प्रकाश वर्ष को माना जाता है। नेक्स्ट है, आकाश गंगा की उत्पत्ति का आरंभ हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बादल के इकट्ठा होने से हुई। इसे निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहारिका। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। तो तारों का निर्माण क्या हुआ? किससे हुआ है? गैसीय पिंडों से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 13.7 अरब वर्ष पूर्व और तारों का निर्माण कब हुआ है? 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है। कितने ग्रहों का समूह है? 8 ग्रह। सौरमंडल का जनक निहारिका को माना जाता है। यानी सौरमंडल कहाँ से बनता है? निहारिका से बनता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने को आरंभ लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ और यह ग्रह लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व बनने लगे। तो देखिए, सौरमंडल की निर्माण का जो प्रारंभ समय है वह है 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व और पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति का समय है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तारों का निर्माण कब हुआ है? 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल कब बना? 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है और जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। द बिग स्प्लिट कहा गया है चंद्रमा की उत्पत्ति को। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। कब हुई है? 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसके द्वारा ही आज के वायुमंडल का उदय हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में थे। दोबारा ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रारंभ में वायुमंडल में क्या था? प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। और ये सब अधिक मात्रा में थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया। लेकिन स्वतंत्र ऑक्सीजन क्या थी? बहुत कम थी। तो प्रारंभ में इस पृथ्वी पर जो जीव बने वो ऐसे जीव बने जो निर्जीव अवस्था में जीवित रह सकते थे और इनको आर्की बैक्टीरिया या एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। लंबे समय तक जीवन जीना केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है,
पृथ्वी पर जीवन का विकास कब होता है? 380 करोड़ वर्ष पूर्व होता है। लंबे समय तक यानी प्रारंभ में जो जीवन है वो कहाँ बना है? महासागरों में बना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर गया। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। एक कोष के जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक कालक्रम को काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी भूवैज्ञानिक काल से हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन से समय में कौन कौन से जीव की उत्पत्ति हुई है और जीवन का विकास कब हुआ है। 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास हुआ है। और अभी अभी मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले ऐसे जीव बने जो अवायवीय परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया अवायवीय जीवाणुओं का विकास हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला जो चैप्टर है उसका फास्टली और अच्छे से इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट थे उनका सबका अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको आप दोबारा देखिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्योग्राफी विषय की तैयारी को किस तरह से हमारी जो क्लास हैं आपको लाभान्वित कर रही हैं हमें ये जरूर शेयर कीजिए। और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।